नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। बहुत हुआ पाकिस्तान, बहुत दिनों से हम पाकिस्तान के साथ मामला सेटल कर रहे थे, अब लेकिन बांग्लादेश को भी समय के हिसाब से अपडेट देने की जरूरत आ गई है। तो अपडेट फिलहाल के लिए बांग्लादेश से निकलकर यह है, बांग्लादेश के लिए निकलकर यह है कि भारत ने उनके कपड़ों को या फिर वहां से आ रहे फ्रूट्स और फ्रूट से बने हुए जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को लैंड पोर्ट के माध्यम से आने पर रोक लगा दी है। अब लैंड पोर्ट से होकर के बांग्लादेशी माल अगर इंडिया में एंट्री नहीं कर पाएगा तो यह क्या कोई बड़ा पनिशमेंट है हमने जो उनके ऊपर दे दिया है? तो जवाब है जी हां। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत ने लैंड पोर्ट बंद करके उन्हें ऑप्शन दिया है कि आप या तो मुंबई होकर अपना माल बेचें या फिर आप कोलकाता होकर के अपना माल हम तक भेजें। और अगर मुंबई और कोलकाता होकर के ये लोग अपना माल भेजते हैं तो उसकी वजह से बांग्लादेशी 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। भारत की भाषा में, अब दुनिया भर की भाषा में बात करें तो $700 मिलियन का इन्हें नुकसान होगा। इतना नुकसान कि ये आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में अपना कपड़ा भेज ही ना पाए। ऐसा हमने क्या कर दिया? मतलब लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मार दिया। ये क्या तरीका था? आइए आज के सेशन में इसे विस्तार से समझते हैं। भारत ने किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस चच्चा, जो बहुत तेजू बनने निकले थे, उन्हें अपनी तरफ से मैसेज दे दिया है। और मैसेज देते हुए कहा कि हम केवल बस पॉइंट्स में से कॉमा, बिंदु, पूर्ण विराम, बस इनका उपयोग करके भी आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, मीम मार्केट इस बात पर तेज है। फिलहाल के लिए सुर्खियां हैं कि भारत ने इंपोर्ट जो बांग्लादेश से था उससे लगभग $770 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया है। अब इसमें बहुत तरह से सवाल बनने लगेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो एक लाइन में आंसर निकल के आता है, बांग्लादेश इन दिनों चाइना का करीबी हो रहा था, पाकिस्तान सिंपैथाइजर हो रहा था, क्या उन्हीं का पनिशमेंट मिला है? तो एक लाइन में आंसर है हां। लेकिन डायरेक्ट हम उस आंसर को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे द्वारा बांग्लादेश को अभी फिलहाल के लिए इसलिए बख्शा हुआ है क्योंकि हमें अभी उसमें और स्कोप दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि बांग्लादेश को फिर से रास्ते पर लाया जा सकता है। उनका जो तुरुप का इक्का या बेगम कहिए वो फिलहाल इंडिया में ही है। ऐसे में शेख हसीना को भारत में रखते हुए भारत बांग्लादेश के लोगों के नजर में अभी उतना ज्यादा ग्रीवांसेस नहीं डलवाना चाहता है कि कल को शेख हसीना जाएं और चुनाव ना जीत पाएं। तो ऐसे में भारत केवल थोड़ा आराम आराम से डिप्लोमेटिक तरीके से खेल रहा है। और इसी खेल में इन्होंने जिस तरह से ताजा ताजा मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवाइजर बना रहे थे, उन्हें एक हल्का सा झटका दे दिया है। खबर बनती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर जारी किया और उस लेटर में कुछ बातें इस तरह से लिखी गई कि रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो अब लैंड बॉर्डर के साथ बांग्लादेश से भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ और पदार्थों के बारे में लिखा, जैसे फ्रूट और फ्रूट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में लिखा। ऐसे ही फूड आइटम्स और स्नैक्स और चिप्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स के बारे में, कॉटन और कॉटन यार्न वेस्ट के बारे में, प्लास्टिक और पीवीसी गुड्स के बारे में, और साथ ही साथ में इसी तरह से मतलब वुलन गुड्स जो है, वुलन फर्नीचर जो है, उन सब के बारे में हमने लैंड बॉर्डर से रोक लगा दी कि नहीं साहब, आपका माल नहीं आ पाएगा। ये हम लोगों ने इस तरह से एक लिस्ट जारी कर दी कि कौन सा माल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो अभी भी आ सकता है। तो ये जो लिस्ट में है ये कौन सा ऐसा सामान है? क्या इसका भारत बहुत इंपोर्ट करता है? जी हां, भारत बहुत इंपोर्ट करता है। यह बात सत्य है कि भारत ज्यादा सामान बांग्लादेश को भेजता है, उनसे कम सामान मंगवाता है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है और उस वजह से भारत को ट्रेड सरप्लस में रहना होता है, या फिर यह कहिए कि भारत को मुनाफा होता है। लेकिन मुनाफे का अर्थ यह कतई नहीं है कि भारत ज्यादा माल भेजता है क्योंकि बांग्लादेश वालों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। आंसर यह है कि उनकी जरूरत ऐसी है जिसको भारत पूरा कर पा रहा है। भारत पूरा कर पा रहा है। अगर भारत से व्यापार वो लोग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो उनके पास दूसरा ऑप्शन चाइना का है कि चाइना वाले लोग वही माल, इंडिया का जो माल है, वो खुद के यहां से बनाकर इनके पास भेज देंगे। लेकिन चाइना थोड़ा दूर है, वहां से आने में माल के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम है। पहला, भारत के साथ हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे,
और दूसरा, चाइनीज माल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी होगा। जो भारत इन्हें सामान भेजता है जो केवल लैंड बॉर्डर से होकर चला जाता है, अगर बांग्लादेश को वही सामान चाइना से चाहिए तो हवाई जहाज से खरीदने की इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो माल मंगा के ये कहें कि साहब लाइए सब्जी ले आइए हवाई जहाज से, इतनी अमीरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो सी रूट से आता है तो बहुत लंबा ट्रेड रूट तय करके आएगा और उस ट्रेड रूट के तय करने से बांग्लादेशियों को चाइनीज माल महंगा पड़ने लगेगा। इसलिए भारत का एक्सपोर्ट जो इन्हें होता है वो इनकी मजबूरी है कि वो भारत से इनको सामान लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये आसियान कंट्रीज की तरफ रुख करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस इनके लिए निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए भारत ने जो किया वो ये कि इनके यहां से जो माल इंडिया आ रहा था उस माल के ऊपर फिलहाल बॉर्डर पर रोक लगा दी है कि आप लैंड बॉर्डर के साथ मत भेजिएगा, आपको ये माल भेजना है तो सी पोर्ट के माध्यम से भेजिएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यार लैंड बॉर्डर से मत भेजिए, सी पोर्ट के माध्यम से भेजिए, इसका क्या लॉजिक है? और मतलब किस तरह से इस बात की हम वैल्यू करें कि लैंड पोर्ट से ना भेजकर सी पोर्ट से भेजेंगे तो हमें फायदा होगा और इनका इतने करोड़ का नुकसान होगा? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जान लेते हैं कि आज का तात्कालिक कारण ऐसा क्या है कि भारत ने यह फैसला लिया है। देखिए, दो बड़े कारण हैं। पहला, ये जब चाइना जाकर आए थे तो वहां से लगभग $2 बिलियन का, $2.1 बिलियन का कर्जा लेकर आए थे और उस कर्जे में इन्होंने बांग्लादेश के उत्थान के लिए पैसा खर्च करने का निर्णय लिया। उनमें से एक प्रोग्राम था जिसको ये करवाना चाहते थे चाइना की मदद से, और वो था कि बांग्लादेश के 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें ये रेनोवेट कराना चाहते थे, या कहिए कि पुराने ब्रिटिश टाइम के एयरपोर्ट्स थे जो फिलहाल यूज में नहीं आ रहे थे, उन्हें फिर से ये रिफर्बिश करके यूज करना चाहते थे, उन्हें वापस से मतलब कार्यशील बनाना चाहते थे। उनमें से एक पोर्ट ऐसा है, एयरपोर्ट, जो कि भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। चूंकि जब ये चाइना गए थे तब ये कहकर आए थे कि पूर्वोत्तर भारत के लिए तो हम ही मतलब पूरी तरह से गार्जियन हैं, ओशन के गार्जियन हैं, और पूर्वोत्तर भारत तक अगर ये चाहते हैं कि चाइना वाले रीच करें तो उन्हें बांग्लादेश की जरूरत होगी। बांग्लादेश ने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया था कि पूर्वोत्तर भारत में अगर चाइना भी जाना चाहता है तो वो उसे एज ए रूट यूज करे। चाइना वालों ने ठीक समझा कि हाँ भाई, बांग्लादेश वाले ऑफर कर ही रहे हैं तो सुन लेते हैं। ऐसे में चाइना ने बकायदा बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि चिकन नेक के बिल्कुल 100-125 किलोमीटर दूर है, वहां पर एयरफील्ड बनाने पर सहमति जता दी। हम लोग इस बीच में इनके साथ में गुस्सा दिखा रहे थे। हमने कहा था कि तुम्हारा माल हम हवाई जहाज से नहीं बेचने देंगे। भारत ने पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए काम किया, लेकिन इसी बीच में चाइना वालों ने चिकन नेक और भारतीय सीमा के नजदीक अपना एयरपोर्ट बनाने का प्लान शुरू कर दिया। ये ताजा खबर जो आप देख रहे हैं ये 2 दिन पहले की है, जिसमें चाइना ने बांग्लादेश के अंदर अपना एयरबेस बनाने के लिए चिकन नेक के नजदीक हाल ही में अपने अधिकारी भेज करके सर्वे करवाया है। ये जगह जो है ये लाल मोनिर हट नाम से एक जगह है। लाल मोनिर हट को अगर समझना है तो मैप पर आप ऐसे समझें, 4000 किलोमीटर से अधिक का हम इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन्हें भारत को चुनौती देने के लिए जो जगह मिली बांग्लादेशियों को, वो क्या मिली? कुछ इस तरफ के आसपास एक जगह थी। ये जो जगह है लाल मोनिर हट करके जो जगह है, ये लाल मोनिर हट जगह चिकन नेक, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, यहां से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पर ये एयरफील्ड बनवाना चाहते हैं चाइना की मदद से। इसको मैं और दूसरे मैप में दिखाऊं तो ये यहां पर बनवाने की कवायद कर रहे हैं। इस जगह से भारत की सीमा मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यहां पर इनका एयरफील्ड ऑलरेडी था। कब से था और अब हमको यह चिंता क्यों दे रहा है? जब बांग्लादेश और भारत दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, उस समय पर ब्रिटिशर्स ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच में, उस समय आसियान कंट्रीज में जब ब्रिटिशर्स युद्ध लड़ रहे थे तो अपने सहयोगियों को मदद देने के लिए बांग्लादेश में उन्होंने कुछ ब्रिटिश एयरफील्ड बनाए थे, जहां पर वो अपनी सेना या अपने सहयोगियों को रोक कर रखा करते थे। तो बांग्लादेश उस समय पूर्वी बंगाल हुआ करता था, कहिए तो भारत हुआ करता था, और भारत के इन क्षेत्रों में जहां जहां पर इन्होंने एयरबेस बनाए थे, वो बेस में से एक है लाल मोनिर हट, जो कि फिलहाल के लिए मतलब यूज में नहीं आता है, इस पर्पज से यूज में नहीं आता है कि यहां से फ्लाइट्स उड़े। लेकिन इस जगह पर शेख हसीना ने 2019 में भारत के हित में फैसला लेते हुए खुद की एक एविएशन यूनिवर्सिटी चालू करवा दी थी, ताकि यह हो कि इस जगह का उपयोग किसी और पर्पज में ना हो। इसलिए बांग्लादेश की जो वायुसेना है वो अभी लाल मोनिर हट के अंदर
अपनी एविएशन को यूनिवर्सिटी चलाती है ताकि अपने एयरफील्ड के पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा सके। अब इसी जगह को मोहम्मद यूनुस चाइना के साथ विकसित करना चाहते हैं और चाइना के साथ विकसित करते हुए भारत को एक कड़ी चुनौती देने का मकसद रखते हैं। ठीक है, तो 135 किलोमीटर दूर जो ये लाल मॉनिटर हाट के नाम से जो जगह है, ये ब्रिटिशर्स के समय की जगह है और इस जगह को अभी फिलहाल के लिए ये जो $2.1 बिलियन का लोन लेकर आए हैं, उसी लोन की राशि से यहां पर विकास कार्य करवाना चाहते हैं। चाइना पहले से भी भारत के इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर नजरें गड़ाए बैठा है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी जगहों का नाम चेंज करना उसकी पुरानी आदत रही है। पूर्वोत्तर भारत के साथ चूंकि इसकी सीमाएं साझा होती हैं और उसे यह बेहतर तरीके से पता है कि पूर्वोत्तर भारत पर अगर उसका कब्जा होता है तो पूर्वोत्तर भारत को कब्जने के लिए उसे बस केवल हमारा डोकलाम का रास्ता तोड़ना होगा या चिकन नेक से उसको हमारी कनेक्टिविटी काटनी होगी। अगर वो कनेक्टिविटी काटता है तब तो सारे के सारे एक ही हो रखे हैं भाई, इधर से यहां से बैठा हुआ चाइना, इधर से बांग्लादेश, और ये पूर्वोत्तर को अपने साथ करने में, चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा इनकी पिक्चराइजेशन है कि भारत से इस पूरे क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। और इस क्षेत्र को अलग करने के लिए बार बार, चाहे पहले डोकलाम वाला विवाद हो जो कि भूटान के मामले में था, ये डोकलाम में अपना काम नहीं कर पाए तो अब उसके बिल्कुल दक्षिण में लाल मॉनिटर हाट के अंदर ये अपना एयरफील्ड बना रहे हैं। मतलब चाइना ने पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली, चाहे कितने ही समय में हो, चाहे सलामी स्लाइसिंग धीरे धीरे काटते काटते 10, 20, 50 साल जो भी हो, उसके विजन में यही है कि भारत का यह हिस्सा उसके बहुत काम का है। अब आपके दिमाग में बनेगा कि ऐसा भी उनके दिमाग में इस जगह को लेकर क्या पिक्चर है। पिक्चर उनके दिमाग में यह है कि बांग्लादेश के पास तो कुछ होगा नहीं उसका विरोध करने लायक, उसको सीधा यहां से इंडियन ओशियन में एंट्री मिल जाएगी। चाइना बहुत ज्यादा परेशान किस बात से होता है कि वो पैसिफिक ओशियन में तो पैर रखा हुआ है, लेकिन जिस ऑयल की इसे जरूरत है वो इंडियन ओशियन से ही इसे मिलता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज इंडियन ओशियन से ही इसे सामान भेजती हैं। इंडियन ओशियन के मामले में उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की चाहत तो रखी है, लेकिन वो सक्सेसफुल होगा या नहीं अपने आप में डाउट है। इसीलिए ये इस वाले क्षेत्र को अपने लिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से सोचता है कि म्यांमार के रास्ते से मैं निकाल ले जाऊंगा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन म्यांमार तो दूसरा देश है। भारत के इस क्षेत्र को वो इसीलिए स्थिरता पैदा करने के लिए लगातार यहां पर जो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन्हें वेपन देने का काम, उन्हें विदेशी फंड उपलब्ध कराने का काम, देश विरोध के बाद भारत विरोध में उनसे हरकतें करवाने का काम करता रहता है। तो ये दो लोग इस तरह से जब मिले हैं तो भारत को यह समझ में आ रहा है कि यह भारत के लिए कुछ ना कुछ टेंशन की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन फिर भी भारत इसको बहुत हल्के से हैंडल कर रहा है। हैंडल क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत को यह समझ में आता है कि मोहम्मद यूनुस परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है। बांग्लादेश में जैसे ही चुनाव होंगे, हो सकता है कि कोई चुनाव से जीतकर व्यक्ति दूसरा आए या फिर सेना आए, दोनों में से जो भी होगा, फिलहाल के लिए मोहम्मद यूनुस तो नहीं होंगे। तो इनके साथ में बहस करने का कोई फिलहाल फायदा नहीं है। ऐसे में भारत इनके साथ केवल इकोनॉमिक एंगल पर ही, ट्रेड के अंदर ही कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा है। अभी इन्होंने और महाशय ने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को तो चाइना को दिखाई दिया, एक काम इन्होंने और किया जिसको आप गुस्ताखियों में काउंट कर सकते हैं, जिसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये 1.5 शाना बनते हुए कर गए। होता क्या है, बांग्लादेश कपड़ा निर्माण के लिए, सस्ता कपड़ा निर्माण के लिए जाना जाता है। लेबर सस्ती है, कॉटन काफी पैदा होता है, और कॉफी काफी पैदा होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स के समय से ही, उपनिवेश काल से ही बंगाल कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। कपड़ा उद्योग में क्या हुआ कि बांग्लादेश का कपड़ा तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ने लगा और दुनिया भर में आज भी बांग्लादेश का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े जो इंडिया के भी ब्रांड्स आप सुनते हैं, जिन कपड़ा निर्माण कंपनियों का आप नाम सुनते हैं, वो उनमें से बहुत सी कंपनियां बांग्लादेश से कपड़ा बनवाकर लेकर आती हैं। भारत क्या करता था कि इनके साथ में ट्रेड बैलेंस रखने के लिए कि तुम्हारा कपड़ा हम खरीदते हैं जो कि एक फिनिश्ड गुड्स है, तो हम तुम्हें यहां से धागा भेज देंगे, तो धागा भेजने से हमारा उद्योग चलता रहेगा और कपड़ा बना के भेजने से तुम्हारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो भारत इनको अपनी तरफ से कपड़े का धागा भेजता था। ये एक तरह से समझिए कि उस धागे को कपड़े में कन्वर्ट करके हमारे पास भेजते थे। कपड़ा बन के आता था, बड़ी मात्रा में इनकी इंडस्ट्रीज चलती हैं कपड़े के लिए ही, तो हमारे भी यहां पर एक तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट का काम होने लगा। इन भाई साहब ने एक समझदारी करी। आज से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले, इन्होंने भारत से जा रहे धागे पर यानी यार्न पर बैन लगा दिया। इन्होंने कहा कि हम यार्न भारत से नहीं मंगाएंगे। क्यों नहीं मंगाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश से जब $2 बिलियन लेकर आए हैं तो उसके प्रति थोड़ी स्वामी भक्ति दिखानी है, और बांग्लादेश को धागा चाइना भी दे सकता है। चाइना में धागा और आसानी से उपलब्ध होगा।
ऐसे में चाइनीज धागा इनके यहां पहुंचना शुरू हुआ, भारत का धागा जाना बंद हुआ। तो अब देखिए म्यूचुअल इंटरेस्ट कैसे प्रभावित हुए। जब हमारा धागा नहीं जा रहा है तो हम तुम्हारा कपड़ा कैसे लें, और जब तुम्हारा कपड़ा नहीं लें तो इसका तरीका क्या रखें। अब ये तो कह नहीं सकते कि हम चाइना का धागा लगाए इसलिए नहीं लेंगे, तब मैं उस स्थिति में ले जा रहा हूं। तो इन महाशय ने जैसे ही धागा हमारा बैन किया तो हमारे यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनने कहा साहब हमारा धागा नहीं जा रहा, उनका कपड़ा आ रहा है, ये तो फिर वही वाला हो गया, कच्चा माल ले जाओ और फिर पक्का माल बनाकर लाओ, सर हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर यहां पर दूसरी तिगड़म बिठाई गई। बोले यार एक बात बताओ, चाइना वाले धागा देकर के अगर कपड़ा हमारे पास भिजवा रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान क्या हो रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि चाइना का धागा अगर हम इंडिया में मंगाते तो चाइना वालों को बॉर्डर पर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी जो है ना, या जिसको कहिए टैरिफ, वो भारत में आने से पहले 20% देना पड़ता है। और चाइना वालों ने चालाकी ये चली है कि इंडिया में 20% टैरिफ नहीं देना, उसकी जगह बांग्लादेश को पैसा वो दे दो, धागा दे दो। बांग्लादेश भारत के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार करता है कपड़े का। तो धागा उनका बांग्लादेश में पहुंचा, कपड़ा बना और भारत में पूरी तरह से ट्रेड बेनिफिट के साथ इंडिया में कपड़ा बन के घुस गया। तो एक तरह से हमारे पीठ पीछे चाइना ने खुद के धागे से बना कपड़ा भारत में एंट्री करा दिया। एक महीने में हमको यह बात समझ में आ गई कि चाइना वाले धागा हमको नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि हमारे यहां तो लगेगा तो टैक्स लग जाएगा। बांग्लादेशियों ने समझदारी क्या करी कि लैंड बॉर्डर से तो ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो बोले यहां पर चाइनीज का धागा लो और काम कर लो। भारत को सारा गेम समझ में आ गया। भारत ने बस इतना सा काम किया कि अब लैंड बॉर्डर से होकर के हम आपका धागा नहीं लेंगे या कपड़ा नहीं लेंगे। अभी हमने कोई भी ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ाई, हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई, इनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं किया। बस इतना सा कह दिया कि कपड़ा आपका लैंड से नहीं लेंगे, आप समुद्र के रास्ते भेजिए। समुद्र के रास्ते भेजिए से मतलब क्या है कि आप ले जाइए और कोलकाता से हमारे पास माल भिजवाइए और मुंबई से माल भिजवाइए। अब कोलकाता और मुंबई की जब आप बात करते हैं ना, तो कहानी क्या है कि जो माल अभी इस बॉर्डर से भारत में कहीं भी एंट्री कर जाता था किसी भी राज्य में, अब वो यहां से तो पहले खुद के इनके चटगांव पोर्ट पर जाएगा, वहां जाकर के ढाका चटगांव होते हुए वहां से वो माल लोड होगा और कोलकाता पोर्ट जाएगा। कोलकाता पोर्ट जाकर जिन जिन जगह पर उन्हें माल को पहुंचाना था, उस माल को पहुंचने में देरी लगेगी। देरी लगेगी, कितनी देरी लगेगी? यहां जो काम मुश्किल से इनका दिन भर में 24 घंटे में या 48 घंटे में हो जाता था, इसको पहुंचने में ऊपर से पहले नीचे और फिर नीचे से ऊपर यहां तक पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाएगा, नंबर एक। और नंबर दूसरा, जो माल यहां से उतर करके दूसरे रास्ते से आएगा, कोलकाता से आए या फिर मुंबई से होकर आए, तो उस माल को यहां पर पहुंचने के साथ साथ किराया बहुत लग जाएगा। किराया, क्योंकि जहाज का किराया, ऊपर से नीचे ले जाने का किराया, और फिर जहाज जहां उतरेगा वहां से ऊपर तक का किराया। तो किराया इसको कम से कम 20% महंगा कर देगा। माल 20% महंगा अगर हो गया तो भारत के अंदर जो कंपनियां बैठी हैं उनका माल सस्ता पड़ने लगेगा। ऐसा थोड़ी कि हमारे देश की कंपनियां कपड़ा नहीं बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, यार्न भी बनाती हैं, लेकिन बांग्लादेश का माल थोड़ा सस्ता आता था तो हम उनका माल खरीद लेते थे कि लाओ सस्ते में है तो दे दो। लेकिन जब इनका माल खुद ही 20% महंगा हो जाएगा, यही कारण है कि हो सकता है आने वाले समय में टी शर्ट और जीन्स वगैरह आपको थोड़ी महंगी मिले, थोड़े दिन के लिए प्राइजेस में 2 से 3% का असर पड़ सकता है जब तक इंडिया का प्रोडक्शन लाइन दोबारा से स्पीड ना पकड़ ले। तो फिलहाल के लिए इस माल का महंगा होना भारत की जो इंडस्ट्री है लोकल, उनके लिए फायदे का विषय हो गया। तो फायदे का विषय हो गया तो भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट स्वतः ही घटेगा, क्योंकि 20% माल महंगा होने पर भारत ने मना नहीं किया है कि हम टैक्स लगा रहे हैं तुम्हारे पर, बस हमने तो रास्ते बंद किए, इस रास्ते से नहीं, थोड़ा घूम कर आ जाओ। घूम कर आने पर वो माल भेज नहीं पाएंगे, माल महंगा हो जाएगा, भारत में उन्हें खरीदार नहीं मिलेगा। भारत में खरीदार मिलने के अभाव में ऑटोमेटिक उनको $770 मिलियन तक का नुकसान पहुंच जाएगा। केवल कपड़ा नहीं, बाकी और भी चीजें जो यहां इन रास्तों से बंद की गई हैं उनसे इनको नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने इन्हें किस तरह से इतने करोड़ का या इतने मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया वो आपको समझ में आ गया। केवल हमने बैन लगाया है गेट के ऊपर, तो गारमेंट इंडस्ट्री को नुकसान होगा, जिससे ट्रेड घटेगा और इनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होगा। हम बस इनसे ये कह रहे हैं कि आप जो यहां से भेजते थे माल, अब उधर से ना भेजकर हम नीचे से लेंगे और आप उधर से जाइए, बांग्लादेश से मुंबई से होकर के माल भेज दीजिए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, अगर यहां से कोई धागा घुसा भी रहा था, गलती से चाइनीज माल ही यहां पर घुसा दे रहा था,
तो हम उसको यहां पर पूरी तरह चेक करके लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश मतलब कोलकाता पोर्ट जो है वो पूरा इंटरनेशनल पोर्ट है, तो उस तरह से उसके अंदर माल की डिलीवरी होगी, तो हम चाइनीज प्रोडक्ट भी पकड़ जाएंगे। तो इससे तत्काल प्रभाव से क्या होगा, तो तत्काल प्रभाव से जैसे ये लाइन में खड़े हुए ट्रक हैं ये खड़े रहेंगे, इनका माल हमारे देश में नहीं घुस पाएगा और बांग्लादेश को एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। भविष्य में क्या होगा, हमारे टेक्सटाइल उद्योग को सीधा सीधा 1000 करोड़ का तो केवल टेक्सटाइल उद्योग को फायदा होगा। हम इस चाइनीज फैब्रिक के स्थान पर अपना फैब्रिक यूज करके अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे। लेकिन क्या इमीडिएट ये फायदा होगा, नहीं, थोड़ा समय लग सकता है, महीने भर का समय लग सकता है, 2 महीने का समय लग सकता है, जब हम अपनी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन बंद करके बैठी थी, प्रोडक्शन बस बढ़ाएंगी और उससे हमारा ये फायदा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल कि सर माल तो हम ज्यादा भेजते थे इनको, कल को इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी यह है कि भारत के साथ अगर टिट फॉर टैट खेलने लगे और भारत ये माल रोक दिया इनके साथ, हमारा तो लगभग 10 बिलियन 12 बिलियन डॉलर का माल है, हम कहीं ना कहीं और कंज्यूम कर देंगे। जैसे हमने हाल ही में ब्रिटेन के साथ में एफटीए कर लिया है, या दुनिया के बहुत से देशों के साथ अभी यूरोपियन यूनियन के साथ चलने वाली बात चल रही है, हम तो इसको कर जाएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन तुम्हारे लिए अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तुम्हें यही माल मंगाने के लिए दुनिया के और देशों के साथ फिर से वही ट्रेवल कॉस्ट देना पड़ेगा। चाहे समुद्र के रास्ते आसियान कंट्रीज से मंगवाओ, चाहे फिर लंबे समुद्री मार्ग से चाइना से मंगवाओ, माल मंगवाने में तुम्हें जो माल अभी 94,000 करोड़ का पड़ रहा है, हो सकता है वो 1,25,000 करोड़ के आसपास पेमेंट का पड़े। तो ये जो ट्रांजिट कॉस्ट है ना, ये बेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको भेज करके इन पर ही एहसान कर रहे हैं कि तुम हमारा माल लो ताकि तुम बढ़िया से सरवाइव कर पाओ। खैर, फिलहाल के लिए दोनों देशों के बीच की जो तल्खियां हैं, इस पर बांग्लादेश का क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश अपनी तरफ से कह रहा है कि देखो अभी हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ही ट्रेड फायदे की चीज होती है। ये अपने आप को अभी उस स्थिति में ले गए हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वाले खुश है ना कि हमको इंडिया के बराबर लाकर रख दिया है, तो बांग्लादेशी भी खुश हैं कि हमने चाइना के कारण भारत को बराबर लाकर खड़ा कर लिया है। तो ये उस नजरिए से फिलहाल रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन भारत इस बात को समझ रहा है कि इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथियों, एक बहुत ही अल्टीमेट आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूं। कल मैंने आप सबके लिए उपयोगी एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, और उस सेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। यहां पर आपको ब्रेन रॉट कैसे हो रहा है आपका, या फिर रील कल्चर किस तरह से आपके सोचने समझने को पूरी तरह खत्म कर दे रही है और आपको भयंकर निराशा की तरफ ले जा रही है, उस पर मैंने एक सेशन किया है। हेल्थ पर्पज से कर लीजिएगा, उस सेशन को सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर ही है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, और अगर वहां डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हो तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, उसे जाकर जरूर सुनिए। वो आपको ना एक अलग अनुभूति इस बात की देगा कि कहीं आप भी तो उस ट्रैप का शिकार नहीं हो गए हैं। आप जाइए और उसको देखिए और उस पर फिर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के नीचे जो लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूं। मुझे एक मिशन मिला कि हां, मैं इस तरह से लोगों को समय समय पर अगर ये जानकारी देता हूं तो वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तो एक बार आप जाकर अवश्य देखिए। बाकी अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, बेहतरीन कोर्सेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट है जीएस फाउंडेशन का, आप जाकर अपनी पाठशाला से उसे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।